जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल लक्ष्यपुर जीएस में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम पढ़ चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी थी या क्वेरीज थी वो हम पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस में कितने फेजेस हैं और किस किस फेजेस से वो इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे होकर को गुजरती है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स फेजेस। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। जो इंडियन नेशनल की कांग्रेस की जो है फेजेस है वो 3 फेजेस में जाकर होती है। पहला जो फेज है इसका मॉडरेट फेज है। मॉडरेट फेज जो है वो 1885 से लेकर 1905 तक है। एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है 1905 टू 1918 तक। गांधीयन फेज जो है, या गांधीयन फेज को ये और भी कहा जाता है कि मास मूवमेंट फेज। ठीक है, तो जब मास मूवमेंट फेज को गांधीयन फेज क्यों कहा जाता है, और इसकी जो पीरियड है 1919 से लेके 1947 तक, 1919 से लेके 1947 तक, इसको गांधीयन फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1919 से लेकर 1947 तक गांधी जी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इस तरह से डोमिनेंट रहे, उस पर भारी पड़े कि इस फेज को ही पूरा गांधीयन फेज कहा गया। ठीक है, इतिहासकारों के द्वारा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक एक करके जो पढ़ेंगे वो हम, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे मॉडरेट फेज से। ठीक है, तो मॉडरेट फेज 1885 से लेकर 1905 तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो शुरुआती 20 साल जो थे इसको मॉडरेट फेज कहते हैं। ये जो है लिबरलिज्म पे बिलीव करते थे। लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद। ये चाहते थे, मतलब लिबरलिज्म का सबसे बड़ा ये होता है कि ह्यूमन रीजनिंग पर कुछ भी ये काम करते थे रीजन के अनुसार। अगर ये कहते थे कि अगर हिंदू मुस्लिम में भेदभाव है तो उसका कारण ढूंढना चाहिए। अगर ये कारण अगर रीजन को सरपास कर पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा है तो इसको नहीं करना है। दूसरा जो था, ये जैसे कि महिला और पुरुषों में जो भेदभाव था ये इनको नहीं मानते थे। ये लिबरलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ था। इनका यह मानना था कि कोई भी सोसाइटी अगर आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ना चाहती है तो उसको महिला और पुरुष में समानता की तौर पर हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। और जब तक ये ना हो तब तक कोई भी सोसाइटी या कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो इनका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो ह्यूमन रीजन पर ये था। कोई भी मतलब ऑर्थोडॉक्स बुक्स हो चाहे रिलीजन में जो भी खामियां थी ये इनको दूर करने के लिए कि ये क्षमता रखते थे। ठीक है, तो ये हुआ लिबरलिज्म का मतलब। दूसरा जो था, ये ग्रेजुअलिज्म पे बिलीव करते थे। ये कोई भी काम करते थे तो आहिस्ता आहिस्ता, इनको कोई हड़बड़ी नहीं थी। ठीक है, इनकी हड़बड़ी नहीं होने का कारण क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मॉडरेट फेज के जो लीडर थे वो जितने भी मेंबर थे, ठीक है, वो अपने अपने अगर ऑब्जेक्टिव में अपने करियर में देखें तो सब एक सक्सेसफुल व्यक्ति थे और उनके पास बहुत ही कम समय बच जाता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में पूरी तरह से क्या करें कि पूरी तरह से अपने टाइम डिवोट करके और पूरी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए काम करें, जो कि इनके पास नहीं था। ये क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने एक एनुअल कॉन्फ्रेंस की तरह बना दिया था। ठीक है, कि हमें साल में एक बार मिलना है। क्या प्रोपेगेंडा रहेगा, क्या ये रहेगा, वो उतना ये डिसाइड नहीं कर पाते थे। ये बहुत ही कम समय देते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उसके मेंबरशिप पर, जैसे कि कहते हैं ना कि नाम के लिए। तो ये नाम के लिए बस मेंबर थे। इनका जो पूरी जो डिवोशन चाहिए था इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह पर, ठीक है, ये नहीं हो पाता था। और यही कहीं ना कहीं जाकर को बहुत बड़ा कारण बनता है कि एक्सट्रीमिस्ट फेस गरम दल की स्थापना होती है, उनका जन्म होता है, जो 1905 से लेकर 1918 तक ये पूरी तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट पर कब्जा करते हैं। ठीक है, या वो कहते हैं कि भारी पड़ते हैं मॉडरेटों पे। और इनकी जो मेथड्स थी इंडियन नेशनल मॉडरेट फेज की, अगर इनको सम अप किया जाए तो 3P के फॉर्मूला पे इनको सम अप किया जा सकता है। ठीक है, 3P's फॉर्मूला। अब 3P's क्या है कि प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोपागेंडा। मतलब इनकी जो भी मांग थी, ठीक है, ये या तो प्रार्थना करते थे अंग्रेजों से, अंग्रेजी हुकूमत से प्रार्थना करते थे कि हमें भाई ये दे दो, नहीं हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। ठीक है, और ये क्या था कि ये जो भी करते थे पेटिशन पे, मतलब कहते हैं ना कि चिट्ठी लिख कर को, अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर उनको क्या बोलते हैं मान्यता दे दी तो ठीक है, नहीं तो वो फिर दोबारा
पिटीशन भेजते थे, ठीक है। और प्रोपेगेंडा मतलब मैगजीन छापना, ठीक है। उसके बारे में लोगों को जागरूकता करना ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बन सके और गवर्नमेंट उनकी जो डिमांड है वो एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो इसके मेथड में मॉडरेट फेज में और भी है, तब तक आप लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उनके फीचर्स अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मॉडरेट फेज जो पिछला हमने पढ़ा है उसी को ऐड करते हुए, ठीक है। ठीक है। तो मॉडरेट फेज के हम फीचर्स पढ़ रहे थे, तो इसी फीचर्स में अगर हम आगे देखें, ठीक है, तो जो मॉडरेट फेज के जो भी मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में उस वक्त, वो एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी के एक बहुत ही कम, एक छोटे से सेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। ये छोटे से सेक्शन कौन थे? जैसे कि हो गए जो अमीर आदमी थे, ठीक है, या वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स जो थे, मिडिल क्लास के जो भी एजुकेटेड मेंबर्स, एजुकेटेड फैमिलीज थे वो उनको रिप्रेजेंट करते थे। इनका जो था क्या कि मासेस पर ये बिलीव नहीं करते थे। या मासेस में आ गए वर्कर्स हो गए, ठीक है, पेजेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, अनटचेबल्स हो गए, वोमेन्स हो गए, ठीक है, ये इन पर बिलीव नहीं करते थे। ये बस एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर बिलीव करते थे जो पढ़े लिखे थे, और इनका मानना था कि जो मासेस है इतना कैपेबल वो नहीं है कि ये अंग्रेजों की बात को समझ सके या हमारी बात को समझ सके, ठीक है। तो ये इनका था। फिर इनके लिए जो क्या था कि जो ब्रिटिश रूल जो थी, ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत जो थी, इनके लिए एक भगवान की तरह थी और एक वरदान थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि ये जानते थे कि ब्रिटिश हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये फिर भी इनको ब्रिटिश रूल को, अंग्रेजी हुकूमत को ये भगवान का दर्जा क्यों देते थे? देखिए, ये हमने आपको पहले बताया कि इनका जो प्रिंसिपल था वो ह्यूमन रीजनिंग पर था, ठीक है। ये जो भी काम करते थे या जो भी कानून बनता था, ये पहले कहते थे कि जो भी रिचुअल्स थी ये ह्यूमन रीजनिंग को पास करना होगा, ठीक है। तो इसी तौर में एक अगर हिंदू सोसाइटी को देखा जाए तो उस वक्त सती प्रथा था। तो सती प्रथा को हटाने के लिए अंग्रेजों ने कानून लाया, राजा राम मोहन रॉय के मदद से, विलियम बेंडी के द्वारा, ठीक है। तो ये कहते थे कि जो भारतीय समाज में, भारतीय सोसाइटी में जो भी कमियां हैं, ठीक है, अंग्रेज के मदद से ही हम इसको दूर कर सकते हैं। या तो सती प्रथा हो गई, अनटचेबिलिटी हो गई, विडो रीमैरेज एसोसिएशन हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, एजुकेशन फॉर गर्ल्स हो गया, ठीक है। तो अंग्रेज जो कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में भी इसका हमने जिक्र किया था। तो ये कहीं ना कहीं ये कारण बहुत बड़ी बनी कि मॉडरेट चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत हमारे बीच रहे और इसको भगवान की दर्जा वो देते थे, ठीक है। दूसरा जो था, इनको जो ब्रिटिश हुकूमत पर, अंग्रेजी हुकूमत पर इनको पूरा भरोसा था और उनको ये पूरा यकीन था कि जो ब्रिटिश हुकूमत कर रही है वो सही कर रही है और जो भी करेगी वो सही करेगी, मतलब उनके जस्टिस सिस्टम पर इनको पूरा भरोसा था। अगला जो था कि ये चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत
तब तक रहे हमारे बीच में इंडिया में, तब तक जब तक इंडियन को रूल करने की, जब तक डेमोक्रेसी लाने की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर बिलीव करने की पूरी तरह से ये ट्रेंड ना हो जाए, ठीक है। जो भारतीय है उनको ट्रेनिंग दे रही है। इनका यह मानना था कि अंग्रेजी हुकूमत जो भारत में है वो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो उल्टा ही भारतीय की मदद कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि कैसे शासन किया जा सके और डेमोक्रेसी अपने कानून अपने तौर पे रूल किया जा सके इंडिया पे, ठीक है। इनका यह मानना था। जो अगला था, इनका ये कहते थे कि ये जितने भी मासेस थे, ठीक है, इंडिया में मासेस थे, वोमेन्स हो गए, वर्कर्स हो गए, पेजेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, ये इन पर भरोसा इनको नहीं था। जो मॉडरेट्स जो मेंबर थे इन पर उनको भरोसा नहीं था। ये चाहते थे कि ये इलिटरेट, वो जानते थे कि ये इलिटरेट है, इनको समझाना मुश्किल है, मतलब इनको समझाना ऐसा है कि गधे भैंस के आगे बीन बजाए, ठीक है। तो इनका ये मानना था। तो यही इनके फीचर्स रहे हैं मॉडरेट को, जो आगे चल कर को कहीं ना कहीं ये कारण बनता है कि एक्सट्रीमिस्ट की गरम दल की जननी होती है, उनका इमरजेंस होता है और वो मासेस पर बिलीव करने लगते हैं, ठीक है। जब वो उनको पता चलता है कि अंग्रेज हमें क्या लूट रहे हैं, ठीक है, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यही इनका कारण होता है, ठीक है। तो ये मॉडरेट फेस की फीचर्स हो गए, ठीक है। जगह नहीं आप लिखे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम लोग मॉडरेट फेस पढ़े, ठीक है। मॉडरेट फेस में हमने फीचर्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि जो मॉडरेट्स थे, नरम दल के थे, उनका इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। तो जब हम इनके कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे तो अब हम ये देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या डिमांड किया, गवर्नमेंट से क्या क्या उन्होंने डिमांड किया। तो उनका जो डिमांड ही होगा वो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, कि उनका वही कंट्रीब्यूशन होगा जो उनका डिमांड होगा, ठीक है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ moderates, ठीक है, यानी उनका डिमांड। तो अगर इनके हम डिमांड्स में देखें, ठीक है, तो जो सबसे पहला उनका जो था डिमांड्स वो था कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स या मिलिट्री डिमांड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स। संवैधानिक मांग, ठीक है। तो इनका जो पहला जो था सेल्फ रूल विद इंपेरियल फ्रेमवर्क, दूसरा जो था एक्सपांशन ऑफ इनका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड अगर देखा जाए, ठीक है, तो वो था सेल्फ रूल विद इन इंपेरियल फ्रेमवर्क। सेल्फ रूल विद इन इंपेरियल फ्रेमवर्क का मतलब है, मान के चलिए कि हमें स्वराज चाहिए, ठीक है, हम खुद रूल करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर आप रहिए हमें गाइडेंस करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम हो गए, ये हमारा टेरिटरी है, ये हम हो गए, हम यहाँ रूल कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ रूल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी है, मतलब हम एगो सबसेट हो गए। ये हो गया सेल्फ रूल विद इन इंपेरियल फ्रेमवर्क। ये हो गए अंग्रेज,
और ये हो गए इंडियंस। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेल्फ रूल विद इन इंपीरियल फ्रेमवर्क। दूसरा जो इनका था कि एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, मतलब जो इंडियन काउंसिल जो बनी थी, जहाँ कानून बनता है, जैसे कि अभी कहा जाए विधानसभा या अभी कहा जाए पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये कहते थे कि इनको आप बढ़ाइए। ठीक है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाइए और साथ ही साथ इलेक्शन आप करवाइए। पहले क्या होता था कि नॉमिनेटेड मेंबर रहते थे, अंग्रेज उनको नॉमिनेट करते थे, या तो प्रिंसली स्टेट के मेंबर नॉमिनेट करते थे, या बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स या ट्रेड एसोसिएशन जो थे ये इनको नॉमिनेट करते थे मेंबर अपने वोटिंग के थ्रू। लेकिन ये इन्होंने कहा कि आप इलेक्शन करवाइए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे, जो कि उस वक्त जो दिया जाता था 10% ऑफ पीपल जो कि वो एजुकेटेड हो या वो जो धनी हो। ठीक है, उनको दिया जाता था। तो ये कहते थे कि आप उसको बढ़ाइए जिसमें कानून बनता है। दूसरा, आप इलेक्शन करवाइए। तो ये इनका दूसरा पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड में था। जो तीसरा इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड जो था, ठीक है, जो बजट जो था, ठीक है, ठीक है, ये कहते थे इससे पहले जो भी होता था बजट जो होता था वो सीधा वाइसरॉय से बन को आता था या गवर्नर जनरल से बन को आता था। लेकिन मॉडरेट्स के हैं कहें कि आप हमें जो बजट है, ठीक है, जो इंडियन लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वहां रिफर कीजिए और वहां के जो मेंबर हैं वो उनको डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर वोट करेंगे। यानी कि अगर अभी के तुलना में देखा जाए तो पार्लियामेंट में चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई सत्ता पार्टी है तो वो बजट जब पेश करती है तो उस पर चर्चा होती है और उस पर वोटिंग होती है। वोट ऑफ ग्रांट्स हो गए, डिमांड ग्रांट्स हो गए, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हो गए, इस पर वोटिंग होती है। तो उस वक्त नहीं होती थी, इसीलिए मॉडरेट्स ने कहा कि हमें ये अधिकार दीजिए कि हम इस पर डिस्कस कर सके और हमें वोट कर सके। ठीक है, जाकि अभी अगर देखा जाए कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अगर कोई भी पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट बजट पेश करती है, अगर वोटिंग के थ्रू अगर वो बजट पास नहीं होती है तो वो सरकार गिर जाती है। तो ये इनका कहना यही था कि हमें वो राइट दिया जाए कि हम इस पर डिस्कस कर सके, हम इस पर चर्चा कर सके और हम इस पर वोट कर सके। इनका ये तीसरा था डिमांड। ठीक है, अब ये लिखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 पढ़ा। इनका जो चौथा जो था, ठीक है, वो था एबोलिशन ऑफ काउंसिल। अब एबोलिशन ऑफ काउंसिल क्या है, देखिए, जैसे कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल उस वक्त बना था एक चार्टर एक्ट के द्वारा 1892 के द्वारा। तो वो कहते थे कि इनको एबोलिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें जो भी मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड थे। तो ये कहते थे कि अभी जो भी आप एक नए काउंसिल का ये कीजिए, गठन कीजिए, जिसमें जो भी मेंबर होंगे वो इलेक्टेड होंगे। तो ये था एबोलिशन ऑफ काउंसिल। जो पांचवा जो डिमांड था इनका वो था 2 इंडियन मेंबर्स इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखिए, जो वाइसरॉय की जो काउंसिल जो थी, ठीक है, जो उनको एडवाइस करती थी, अभी इससे पहले क्या था कि वो वाइसरॉय के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते थे। वो ऑफिशियल मेंबर रहते थे या कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर रहते थे। तो उसमें नॉन ऑफिशियल जो मेंबर रहते थे वो भी उनको भी नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन वो वही होते थे जो ब्रिटिश के लॉयलिस्ट होते थे। ब्रिटिश के लॉयलिस्ट होने के मतलब क्या, जो अंग्रेज थे उनके वफादार थे। वो वही कहते थे जो अंग्रेज चाहते थे। कि मतलब मान के चलिए कि ऐसा कि एक वफादार कुत्ते के गले में पट्टा बांध कर रखना। तो वो इस तरह के नॉमिनेटेड मेंबर थे। लेकिन मॉडरेट्स ने क्या कहा कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसमें 2 इंडियंस रहेंगे जो इनके द्वारा चुनित कर को भेजे जाएंगे। तो ये इनके रहे कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। ठीक है,
अब एक नया टॉपिक शुरू करेंगे कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स क्या थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर में इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, आप लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स क्या थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड, तो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स में अगर देखा जाए तो सबसे जो पहले था इंडियनाइजेशन ऑफ हायर सर्विसेज। दूसरा जो था राइजिंग मिनिमम एज फॉर आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। जो तीसरा जो था वो था कंडक्टिंग आईसीएस एग्जाम इन इंडिया एज वेल, ठीक है। इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट हायर सर्विसेज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, देखिए, अंग्रेज जब भारत में रूल करने आए तो उन्होंने ये अच्छी तरह से जान लिया था कि अगर हिंदुस्तानियों पर अगर कब्जा करके रखना है तो जो जो मेन पोस्ट है सर्विसेज में वो हमें अपने अंडर में रखना होगा। इसीलिए वो ये करते थे कि किसी भी भारतीय को बड़े से बड़े पोस्ट पे वो जाने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए वो क्या करते थे कि इंडियन सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम थी वो उनका तो एक तो लंदन में कंडक्ट करवाते थे और ऊपर से इंग्लिश में। फिर लॉर्ड लाइटन्स के कंजर्वेटिव जब पॉलिसी जब हम आपको पढ़ाए थे तो उस वक्त हम आपको पढ़ाए थे कि इन्होंने क्या किया था कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो मिनिमम एज था जो कंडक्ट कराने का वो उनको घटा कर को 19 साल कर दिए थे। दूसरा, इन्होंने एक अलग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, लैटिन लैंग्वेज, जिसको ग्रीक लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है, वो उनको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो यही ये इनका डिमांड रहा मॉडरेट्स के 1885 से 1905 तक कि ये कहते थे कि जो गवर्नमेंट की हायर सर्विसेज है उस पर भारतीयों को आप नियुक्ति दीजिए, ठीक है। क्यों, मतलब देखिए, अगर कोई भी सरकार है या किसी भी मतलब साम्राज्य है, उसका जो बैकबोन होता है, बैकबोन कहा जाए, ठीक है, रीढ़ की हड्डी कहा जाए, तो उनके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके ऑफिसर्स होते हैं, उनके मंत्री होते हैं। तो जब ज़्यादा बड़े बड़े पोस्ट पर जैसे कि कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए, डीएसपी हो गए, ठीक है, या कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, इस लेवल पर अगर कोई भारतीय जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव भारतीयों की तरफ होगा, भारत की तरफ होगा, ठीक है। वो कोई ऐसा फाइल आया तो उस पर वो साइन करने से पहले एक ना एक बार जरूर सोचेंगे, और इसी तरह से वो अंग्रेजों को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि उतनी चांसेस नहीं है लेकिन फिर भी चांसेस है। तो इस तरह से जो ब्रिटिश सरकार ही अंग्रेज हुकूमत है वो इंडियन के प्रति वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती। इसीलिए जो नरम दल के जो मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो डिमांड किए कि इंडियनाइजेशन ऑफ हायर गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। दूसरा जो था राइजिंग मिनिमम एज फॉर आईसीएस। हमने आपको जब लॉर्ड लाइटन्स के बारे में उनकी कंजर्वेटिव पॉलिसीज को जब पढ़ाया था तो उस वक्त हमने आपको बताया था कि उन्होंने 19 साल 21 जो था उसको घटा कर को 19 साल बढ़ा दिया था। तो इसीलिए इनको कहा गया कि जो 19 साल है उसको एज को बढ़ाना है। जो तीसरा जो था कि कंडक्टिंग आईसीएस एग्जामिनेशन इन इंडिया एज वेल, इससे पहले जो भी था, ठीक है, लंदन में जाकर को एग्जाम भारतीयों को देना पड़ता था, या जिनको भी इंडियन सिविल सर्विसेज में जाना होता था तो उनको लंदन में जाकर को एग्जाम देना होता था। इन्होंने डिमांड किया कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है आप लंदन में करवाइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको भारत में भी इसका एग्जाम करवाना होगा। इसीलिए आगे चल कर को
एक कमीशन बनती है जिसका नाम होता है चार्ल्स एडसन कमीशन। एडसन कमीशन बनता है, ठीक है। इसको पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहा जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, सर्विस कमीशन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस चार्ल्स एडसन कमीशन के द्वारा जो एज जो थी, ठीक है, 19 से बढ़ा कर को 23 ईयर्स कर दिया गया। तो ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड रही। अब हम पढ़ेंगे इनकी मिलिट्री डिमांड्स क्या थी, ठीक है। अब इनका हम पढ़ेंगे मिलिट्री डिमांड्स इनका क्या था। मिलिट्री डिमांड्स, मिलिट्री डिमांड्स में इनका बेसिकली दो डिमांड था कि पहला जो था अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन हायर रैंक में, ठीक है, और दूसरा जो था रिड्यूस डिफेंस एक्सपेंडिचर। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस इन हायर रैंक। इससे पहले क्या हो रहा था कि मॉडरेट्स से पहले कि अंग्रेजों का यह मानना था कि जो भी इंडियंस थे, ठीक है, उनको या तो ज्यादा से ज्यादा सिपोइस की सिपोइस की पोस्ट दी जाती थी, कि मतलब सोल्जर्स की पोस्ट दी जाती थी, या तहसीलदार की, तहसीलदार भी वो भी बहुत कम एकदम लिमिटेड में दी जाती थी। तो ये कह रहे हैं कि इंडियंस को है जो आप हायर रैंक में अपॉइंट कीजिए, जैसे कि ब्रिगेडियर हो गया या कमांडेंट हो गया, ठीक है, इनको आप हायर रैंक में इंडियंस को जगह दीजिए। मॉडरेट्स का ये डिमांड था। दूसरा जो था ये कहते थे कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है आप उसमें कम कीजिए, ठीक है। अब इसको कम करने का क्या मतलब है, देखिए, इंडिया अंग्रेजी हुकूमत थी, अपने इंडियन अंग्रेजी जो हुकूमत थी वो क्या कहती थी, अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाती थी। जब मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता था, बढ़ाया जाएगा, तो उसकी खर्चे भी बढ़ेंगे, सैलरीज हो गया, उनके खाना पीना हो गया, ठीक है, ये सब बढ़ेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपके पास आर्मी है, हमारे देश का आर्मी है, उसका खर्चा हम दे रहे हैं, लेकिन वो काम किसी और के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये इनका मॉडरेट्स ये समझ गए थे कि ये जो अंग्रेज जो हैं अपने डिफेंस स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, इसके चलते इनका खर्चा बढ़ रहा है और ये इंडियन इकोनॉमिक पर भारी पड़ रहा है, और ये जो आर्मी जो है अंग्रेज की हुकूमत को या इनके साम्राज्य को बढ़ाने का काम कर रही है। तो इसीलिए इन्होंने डिमांड किया कि या एक तो आप हम जो भारतीय हैं उनको हायर रैंक्स या हायर पोस्ट दीजिए, दूसरा आप अपने डिफेंस खर्चे को कम कीजिए। तो ये इनके मिलिट्री डिमांड्स हो गए। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड, मिलिट्री डिमांड, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। जो सबसे बड़ी जो इनकी डिमांड थी, जो कंट्रीब्यूशन अगर कहा जाए मॉडरेट्स की, वो है इनकी इकोनॉमिक्स डिमांड, ठीक है। तो ये इस जो इकोनॉमिक्स डिमांड्स होगा उसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा कि आखिर इसमें था क्या। कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक डिमांड जो था इनका इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत बड़ा कारण बना कि जाकर को एक्सट्रीमिस्ट फेज का इमरजेंस होता है, क्योंकि ये अपने इकोनॉमिक्स डिमांड्स में पूरे अंग्रेजी हुकूमत की पोल खोल के रख देते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो आप लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इनके इकोनॉमिक डिमांड्स क्या थे। इकोनॉमिक डिमांड्स, ठीक है। इकोनॉमिक डिमांड्स में एक्सपोज ब्रिटिश
रियल कैरेक्टर। जो अंग्रेजों की जो असली जो चेहरे थे इकोनॉमिक्स डिमांड में इनके उभर को आते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है कि अंग्रेजों की उनकी मतलब नकाब के पीछे जो उनका असली चेहरा है वो उभर के आता है। तो जो पहला जो मॉडरेट्स की जो कंट्रीब्यूशन रही जो सबसे बड़ी रही, ये इनकी किताबें कुछ लिखे मॉडरेट्स ने, जैसे कि दादा भाई नारोजी हो गए, एमजी रनादे हो गए या आरसी दत्त साहब हो गए। ये भारत के अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स पे, ठीक है, इन्होंने कुछ किताबें लिखी। इसमें वो बताते हैं कि किस तरह अंग्रेज हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे लिए हानिकारक है। तो जो सबसे पहले जो किताब लिखी गई वो दादा भाई नारोजी के द्वारा, दादा भाई नारोजी, जो थी पॉवर्टी ठीक है। तो इन्होंने रियल कैरेक्टर अपना ये किया। दादा भाई नारोजी साहब, ठीक है, ये किताब लिखते हैं जिसका नाम होता है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें ये बताते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में। ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में ये क्या बताते हैं, दादा भाई नारोजी साहब ये कहते हैं कि अंग्रेज क्या करते हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्री बैठाते हैं या रेलवे इंट्रोड्यूस करते हैं या कुछ ऐसे कारखाने बैठाते हैं जो कि ब्रिटिश कैपिटल्स, जो फंडिंग आती है, जो पैसे होते हैं इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो ब्रिटिश सर्स अपना इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि लंदन से पैसा लेकर को आए, ठीक है, यहाँ कोई फैक्ट्री बैठा है, चाहे रेलवे इंट्रोड्यूस किए या कुछ ऐसा फैक्ट्री वैक्ट्री जो भी कुछ है वो बैठा है। ये क्या कहते हैं कि इस फैक्ट्री को बैठाने के कारण ये यहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं और प्रॉफिट ये अपने देश में भेजते हैं, ठीक है, अपने मदरलैंड देश में, इंग्लैंड में भेजते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हो जाते हैं। दूसरा, जो अंग्रेज जो थे यहाँ पर आकर के शासन कर रहे थे, तो उनको शासन करने के लिए वेरियस मशीनरीज की जरूरत पड़ती थी। मशीनरीज क्या हो गया कि इनको अपने पुलिस स्टेशन बैठाने पड़ते थे, उसमें वो अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना पड़ता था इनको। और जो हायर जो पोस्टेस होते थे, जैसे गवर्नर जनरल्स हो गए, एसपी हो गए, डीएसपी हो गए, कलेक्टर हो गए, वो जो थे कि अंग्रेज होते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे, इनको जो भी रेवेन्यू, इनकी जो भी सैलरी मिलती थी वो मिलती थी भारत में, और भारत में किससे, भारतीयों के पैसे से। तो ये क्या करते थे कि यहाँ पर आते थे, अपना रोजगार जमाते थे, ठीक है, अपना शासन जमाते थे, और इस तरह से इनको सैलरी मिलती थी। और ये सैलरी क्या करते थे, अपने घर इंग्लैंड में भेजते थे। तो ये हो गया इनका ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये इस तरह से समझा है अपने किताब में। जो दूसरा किताब जो आता है वो एमजी रनाडे साहब का, ठीक है, जो वो कहते हैं कि ऐसे, वो एक ऐसे लिखते हैं कॉलोनियलिज्म के बारे में, ठीक है। जो दूसरा है एमजी रनाडे, कॉलोनियलिज्म, ठीक है। इसमें ये क्या दर्शाते हैं, ऐसे ऑन कॉलोनियलिज्म में ये कहते हैं कि इंडिया जो था, ठीक है, एक सोने की चिड़िया थी, लेकिन जब से अंग्रेज यहाँ पर आए, ठीक है, ये एक मतलब ब्रिटिश कॉलोनी बन चुकी है, जो कि ब्रिटिश इसको हमेशा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और यहाँ से जितने भी धन हैं, ठीक है, उसको लेकर को अपने देश में उसको निवेश कर रहे हैं और अपने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारतीय को
ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और किताब लिखा जाता है आरसी दत्त साहब के द्वारा। ये लिखते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये क्या बताते हैं कि इंडिया अंग्रेज के पहले क्या थे और अंग्रेज के आने के बाद में क्या हुए। तो ये बताते हैं कि इंडिया जो पहले थी अंग्रेजों से पहले, वो सेल्फ सफिशिएंट एग्रीरियन इकोनॉमी थी। मतलब भारतीयों के पास इससे कई ज़्यादा था कि वो अपने ज़रूरतों को फुलफिल कर सके। ठीक है, उनकी जो भी डिमांड है, अपने घरेलू खर्चा ठीक है, वो उनको फुलफिल कर सके, उसके बाद भी उनके पास बच जाता था। और इससे पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी इंडिया में, ठीक है, वो बहुत ही मात्रा में और बहुत ही शालीनता से उसको उपयोग किया जाता था। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो चर्चे थे वो पूरे देश विदेश में थे। ठीक है, इसका विदेश उनकी जो चर्चा थी, उनकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस करती थी और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, और इसके चलते इंडियंस को इससे काफ़ी अच्छा कमाई भी होती थी। लेकिन अंग्रेज के आने के बाद इन्होंने सबसे पहला क्या किया कि इंडियन इकोनॉमी की थी, जो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, उनको ख़त्म किया। फिर उसके बाद हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म किया। क्यों ख़त्म किया? क्योंकि उस समय की जो समय थी वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ज़्यादा जो स्टार्ट हुई वो जो है इंग्लैंड से हुई। तो ये क्या चाहते थे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए उनको कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये क्या किया कि इंडियंस के इकोनॉमी जो बेस थी, जिस पर भारतीयों की अर्थव्यवस्था स्थिर थी, उसको पूरी तरह से ख़त्म किया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म किया। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, उसको ख़त्म किया। और उसके बाद इन्होंने इंडियंस को फोर्स किया कि ये कैश क्रॉप्स ग्रो करें, शुगर केन हो गए, जूट हो गए, कॉटन हो गए, ताकि इनके अपने देश में क्या हो कि इनकी इंडस्ट्री सही से रन कर सके। और जो कैश क्रॉप्स इंडिया से ये इंपोर्ट करके ले जाते थे, उससे एक नया प्रोडक्ट बनाते थे, और उस प्रोडक्ट किससे क्या करते थे, जो भी सामान बनता था वो इंडिया में आकर को एक्सपोर्ट करते थे, यहाँ बेचते थे। और उससे जो फ़ायदा होता था इनको, चीप प्रोडक्ट्स में जो भी इनसे फ़ायदा होता था, वो इससे मुनाफा इंडिया से कमा कर को अपने देश में लेकर को जाते थे। तो ये इनका ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा इन्होंने बताया कि भारत आज गरीब बना है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के कारण बना है। तो इकोनॉमिक डिमांड्स में अगर देखा जाए तो जितने भी राइटर्स थे उनकी एक ही बस थीम थी, वो थी इंडियन पॉवर्टी। ये सब जितने भी बता रहे थे, एमजी रानाडे साहब हो गए, आरसी दत्त साहब हो गए, दादा भाई नारोजी साहब हो गए, फिर उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले साहब हो गए, ये यही बता रहे थे कि इंडियन पॉवर्टी का जो कारण है वो अंग्रेज है, और इनके अलग अलग रूप से ये कैसे कैसे भारत में इंडियन अर्थव्यवस्था को ये ध्वस्त कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इंडिया में जो भी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होगी, ठीक है, या जो भी अब डेवलपमेंट होगा वो भारतीय निवेश से होनी चाहिए, ताकि इनकी जो प्रॉफिट हो वो भारत में रह सके और यहाँ के लोगों को फायदा पहुँचा सके। इनका ये कहना था कि इंडियंस डेवलपमेंट शुड बी हेल्ड विद द कैपिटल ऑफ इंडियंस। भारतीय के इसमें निवेश करें और अंग्रेजों की निवेश को यहाँ पर बंद किया जाए, ताकि अंग्रेज इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ से रोका जाए। इनका ये कहना था कि इंडिया वॉज फर्स्ट ए सेल्फ सफिशिएंट एग्रेरियन इकोनॉमी। आफ्टर कमिंग ऑफ ब्रिटिश, व्हाट दे did was they convert the Indian agriculture economy into supplier of raw material and consumer of foreign goods। मतलब ये क्या था कि यहाँ से सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, शुगर केन, कॉटन, जूट ये सप्लाई करते थे, उधर से प्रोडक्ट बनकर पाता था, फिर इंडिया में आपको डंप करते थे। डंप करने का मतलब यहाँ से एकदम उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती थी और यहाँ पर सस्ते दामों में बेचते थे। सस्ते दामों में बेचने से कारण क्या कि यहाँ के लोग आकर्षित हो जाते थे और आकर्षित होकर को खरीदते थे, और मुनाफा कहीं और अंग्रेजों के पास चला जाता था, इंग्लैंड। अगर देखा जाए तो अगर इस तौर पे
न्यू कॉलोनियलिज्म अभी दौर मॉडर्न टाइम्स में चल रहा है। जैसे कि चाइना को देखिए, चाइना के पास क्या है कि उनके इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि जब इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप होगा, मशीनरीज में होते हैं, तो एक तो उनकी उनमें जो होते हैं वो मास प्रोडक्शन होते हैं, और उनमें जो खर्चे होते हैं कंपेयरिंग टू मेंस लेबर वो बहुत ही कम होते हैं। तो जब उनके खर्चे कम हो और मास प्रोडक्शन हो तो वो सस्ते सामान हो जाते हैं। तो सस्ते सामान क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, दूसरे देश में बेचेंगे। अब मान के चलिए किसी भी देश में आप बेच रहे हैं, अगर वही कोई सामान है, एक वस्तु है, एक कोई दे रहा है 5 रुपये में और एक कोई दे रहा है 10 रुपये में। जो 5 रुपये में दे रहा है उसका क्वालिटी भी 10 रुपये वाले से ज़्यादा है, तो आप किसको प्रीफर करेंगे? जाहिर सी बात है 5 रुपये वाले को प्रीफर करेंगे, आप उसके तरफ झुकाव होगा। यही अभी चाइना कर रहा है, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए अगर प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी स्टेप ली है, जिसको भारत मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, ताकि हम भी अपना प्रोडक्शन खुद करना सीखे और डंपिंग को से हम बच सके, ठीक है। और हमारा जो प्रॉफिट हो हमारे इंडिया में रह जाए। तो ये इनकी पूरी इकोनॉमिक डिमांड्स थी, ठीक है। इन्होंने कहा कि इंडियंस की जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, अब जो भी वो भारतीय यूएस के थ्रू होना चाहिए। तो ये पूरे जो था कि कंट्रीब्यूशन मॉडल्स के कंट्रीब्यूट्स रहे उनके क्या कहते हैं कि अंग्रेजों की उन्होंने पूरी तरह से जो एक नकाब पहने रखे थे अंग्रेज की, हम आपके लिए व्हाइट मेन्स बर्डन की जो उनकी पॉलिसी थी या प्रिंसिपल थी। इकोनॉमिक हिस्टोरियन जो थे दादा भाई नौरोजी साहब, एमजी रानडे साहब, आरसी दत्त साहब, इनके नकाब के पीछे जो असली जो चेहरा था वो लोगों में इन्होंने उजागर किया, और ये कहीं ना कहीं जाकर को बहुत बड़ा कारण बनता है कि एक्सट्रीमिस्ट का इमरजेंस होता है, और आगे की नेशनल मूवमेंट में ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर देखा जाए कि अगर मॉडरेट्स का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा वो इनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन रहा, और इनके जो किताब लिखे गए मॉडरेट्सों के द्वारा ये रहा इनका, ठीक है। तो मॉडरेट्स आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कल एक एक्सट्रीमिस्ट फेस, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट फेस में हम लोग पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक के साहब के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में, ठीक है। तो ये हम आज की जो चैप्टर है यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें आप, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, जो कि ये बेनिफिट काफ़ी लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये जो इनिशिएटिव है फ्री एजुकेशन सिस्टम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और गाँवों तक पहुंच सके।